Welcome to Uncovered Files. इस सोचने वाली बात है, एक ऐसा शहर जहाँ राजा का कोई महल नहीं है, मतलब कोई बड़ी फौज भी नहीं है, फिर भी आसपास के देशों के राजा उस शहर से निकले हुए लोगों के सामने अपना सिर झुकाते हैं। बिल्कुल। सुनने में ये किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लगता है। हाँ, लेकिन ये कोई फैंटेसी नहीं है। आज हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों, यात्रा वृत्तांतों और रिसर्च पेपर्स का ये गहरा विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो हमें 5वीं सदी के भारत में ले जाते हैं। सही कहा। ये वो दौर था जब यूरोप डार्क एजेस, या जिसे हम अंधकार युग कहते हैं, उसके दलदल में फंसा था। जहाँ वैज्ञानिक सोच को अक्सर जादू टोना मानकर दबा दिया जाता था। एग्जैक्टली। और ठीक उसी समय भारत दुनिया को एक ऐसा विचार दे रहा था जिसने ये साबित कर दिया कि कलम की स्याही में तलवार से कहीं ज्यादा ताकत होती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण का हमारा मिशन सिर्फ ईंट पत्थर के किसी खंडर का इतिहास खंगालना नहीं है, बल्कि नालंदा के उस विचार को डीकोड करना है जिससे आज के कट्टरपंथी भी खौफ खाते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि नालंदा को महज एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय कहना इसके विशाल स्वरूप को बहुत छोटा करना होगा। अच्छा, तो इसे क्या कहना सही होगा? ये असल में प्राचीन दुनिया का सॉफ्ट पावर था। अगर हम उन ऐतिहासिक स्रोतों को ध्यान से देखें तो ये सत्ता और समाज को चलाने का एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा शासक था। ज्ञान का शासन। हाँ, और इस डीप ड्राइव के जरिए हम यही समझेंगे कि एक ऐसा वर्गहीन समाज कैसे काम करता था और क्यों कुछ ताकतों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आज के समय में हम हार्वर्ड, येल या ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज की भव्यता की मिसालें देते हैं। बिल्कुल देते हैं। लेकिन अपने स्रोतों को पढ़ते हुए मैं बस यही सोच रही थी कि आज से सदियों पहले बिहार के राजगीर की पहाड़ियों के पास एक ऐसा आवासीय परिसर था जहां 10,000 छात्र रहते थे। 10,000 छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक। हाँ, मतलब ये आंकड़ा ही दिमाग को सुन कर देता है। सही बात है। 5वीं सदी में 10,000 लोगों को एक साथ रखना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, ये कोई मामूली बात तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चमत्कार था। गुप्त साम्राज्य के दौर में, विशेष रूप से कुमार गुप्त के समय जब इसकी नींव रखी गई थी ना, तब इसका अर्थशास्त्र बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था। आसपास के लगभग 200 गांवों का जो राजस्व था, यानी वहां से मिलने वाला जो टैक्स था, वो सीधे नालंदा के रखरखाव के लिए दान कर दिया गया था। अरे वाह, मतलब फंडिंग की कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। छात्रों को खेती या खाना बनाने जैसे कामों की कोई चिंता नहीं करनी होती थी। उनका 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पर होता था। और नालंदा शब्द अपने आप में ही इस विजन को दर्शाता है। हाँ। नालम का अर्थ है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का अर्थ है देना। देखिए, 10 किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल परिसर, लाल ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि इसकी छतें बादलों को पीती हुई लगती थीं। बिल्कुल, वो इसकी भव्यता से बहुत प्रभावित थे। और सबसे हैरानी की बात मुझे यहाँ का छात्र शिक्षक अनुपात लगा। 1:5, मतलब हर 5 छात्रों पर एक शिक्षक। हाँ, आज की टॉप यूनिवर्सिटीज भी इसका सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। सच में। जहाँ तक मुझे समझ आया, ये उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब था, या कह लें कि प्राचीन दुनिया का गूगल था। प्राचीन दुनिया का गूगल, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई वीआईपी कोटा नहीं था। राजा का बेटा हो या ये एक साधारण किसान का, दोनों का सिर मुंडा होता था। एक ही तरह के कपड़े होते थे और वे एक ही थाली में भोजन करते थे। कोई भेदभाव नहीं। ये मार्क्स के वर्गहीन समाज से सदियों पहले का साम्यवाद का आध्यात्मिक रूप लगता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक समतावादी समाज था। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। बताइए। हमेशा राजा लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े किले बनाते थे, तो कुमार गुप्त ने एक ज्ञान का शहर क्यों बनाया? मतलब क्या ये भी ताकत दिखाने का एक अलग, ज्यादा परिष्कृत तरीका था? देखिए, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। सैन्य शक्ति से जमीन जीती जा सकती है, लेकिन बौद्धिक शक्ति से पीढ़ियों और पूरी सभ्यताओं पर प्रभाव डाला जाता है। विचारों का प्रभाव। हाँ, नालंदा भारत की उस सॉफ्ट पावर का चरम था।
अगर हम कल्पना करें, यहाँ से पढ़ा हुआ कोई छात्र जब तिब्बत, चीन, कोरिया या जापान जाता था ना, अच्छा, तो वहाँ के शासक उसके सम्मान में अपने सिंहासन से उठ खड़े होते थे। बाप रे, इतना सम्मान। ज्ञान ही अपने आप में सबसे बड़ा हथियार बन गया था। लेकिन इस ज्ञान के शहर में प्रवेश पाना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में जो लिखा है उसे पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतिहास का सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम था। हाँ, इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही नालंदा के मुख्य द्वार पर एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता था। चीन की पीली नदी से लेकर कोरिया, पारस और तुर्की तक से छात्र हजारों मील का खतरनाक सफर पैदल तय करके आते थे, सिर्फ वहां पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें परिसर के द्वारपाल यानी गेट कीपर का सामना करना होता था। और ये द्वारपाल कोई साधारण सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था, है ना? बिल्कुल नहीं। वो उस समय के सबसे चोटी के विद्वानों में से एक होता था। अंदर जाने के लिए किसी भी छात्र को उस द्वारपाल को शास्त्रार्थ यानी डिबेट में हराना होता था। और विफलता की दर 80% थे। हाँ, करीब 8 लोग लौट जाते थे। रुकिए, यहाँ मुझे सच में एक बात खटकती है। मतलब 10 में से 8 लोग सिर्फ गेट से ही वापस भेज दिए जाते थे। जी हाँ। हजारों किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करके आने के बाद क्या ये बहुत ज्यादा क्रूर नहीं था? देखिए, ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये नालंदा के इकोसिस्टम को बचाने का एक तरीका था। इकोसिस्टम को बचाने का? हाँ। वे दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक साथ ला रहे थे। अगर किसी को उस उच्च स्तर की चर्चाओं में शामिल होना था तो उसका बौद्धिक स्तर भी वैसा ही होना चाहिए था। अच्छा, तो ये क्वालिटी कंट्रोल था? बिल्कुल। और ये सिर्फ बुद्धि का परीक्षण नहीं था, ये खुलेपन का परीक्षण था। लोग अक्सर सोचते हैं कि नालंदा सिर्फ एक बौद्ध मठ था जहां केवल पूजा पाठ या धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। हाँ, आम धारणा तो यही है, लेकिन इसका पाठ्यक्रम ही इसकी सबसे बड़ी ताकत था। यहाँ बुद्ध के दर्शन के साथ साथ हेतु विद्या यानी तर्कशास्त्र या लॉजिक पढ़ाया जाता था। शब्द विद्या यानी व्याकरण और चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये कि यहाँ वेदों के साथ साथ नास्तिकता और सांख्य दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। बिल्कुल। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि सांख्य दर्शन प्राचीन भारत का वह दर्शन है जो दुनिया के निर्माण के लिए किसी ईश्वर या क्रिएटर की अवधारणा पर निर्भर नहीं करता। सही कहा। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आज के समय में जब दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज में अलग या विरोधी विचारों को दबाने की कोशिश की जाती है, हाँ, हम अक्सर ऐसा देखते हैं, तब 5वीं सदी में एक धार्मिक केंद्र के अंदर नास्तिकता पढ़ाने की बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या उस समय सच में इतनी बौद्धिक आजादी थी कि कोई अपने ही धर्म के खिलाफ सवाल उठा सके? यही तो नालंदा की असली आत्मा थी। हाँ। नालंदा कट्टरपंथ का घोर विरोधी था। हाँ। सत्य तक पहुंचने के लिए इंसान को हर विचार को समझना होता है। हाँ। यहाँ तक कि उन विचारों को भी जो उसके खुद के विश्वासों के बिल्कुल विपरीत हों। प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ जीतने का एक नियम होता था। वो क्या? किसी विरोधी को हराने के लिए पहले उसके दर्शन और उसकी फिलॉसफी को उसी से बेहतर समझना होता था। अच्छा। कोई ये कहकर नहीं जीत सकता था कि तुम गलत हो। उसे विरोधी के ही तर्क का इस्तेमाल करके उसे गलत साबित करना होता था। मतलब सामने वाले के ही हथियारों से उसे हराना। बिल्कुल। इसीलिए वहां विरोधी विचारों को भी पूरी गहराई से पढ़ाया जाता था। हाँ। संदेह करो, प्रश्न करो, ये वहां का अघोषित आदर्श था। क्या बात है। मतलब किसी विचार को काटने के लिए पहले उसे जीना पड़ता था। हाँ। और इस संवाद और तर्क का सबसे बड़ा खजाना वहां की कक्षाएं नहीं थी। नालंदा का हृदय उसकी लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। हाँ, धर्मगंज। कुछ लोग इसे प्राचीन दुनिया का क्लाउड स्टोरेज कह देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मानव सभ्यता का मास्टर हार्ड ड्राइव या सबसे बड़ा ऑफलाइन सर्वर था। मास्टर हार्ड ड्राइव, ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना है। धर्मगंज कोई एक कमरा या एक इमारत नहीं था। इसमें 3 विशाल गगनचुंबी इमारतें थीं। 3 इमारतें? हाँ, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधी। और आपको पता है कि रत्नोदधी तो 9 मंजिला इमारत थी। इसे थोड़ा संदर्भ में रखते हैं। आज के समय में 9 मंजिला इमारत बनाना आम बात है। बिल्कुल। लेकिन 5वीं सदी में जब कोई क्रेन नहीं थी, आधुनिक सीमेंट या स्टील नहीं था,
तब एक 9 मंजिला इमारत बनाना, वो भी सिर्फ किताबों को रखने के लिए। ये आज के बुर्ज खलीफा बनाने से भी ज्यादा जटिल और महत्वाकांक्षी रहा होगा। बिल्कुल, ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था और इसके अंदर लाखों पांडुलिपियां थीं। लाखों? धातु विज्ञान के ऐसे फॉर्मूले जिनसे जंग न लगने वाला लोहा बनता था, वास्तुकला, योग और मानव मनोविज्ञान के ग्रंथ। बाप रे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रात के समय सैकड़ों लेखक दिए की रोशनी में बैठकर इन किताबों की नकल तैयार करते थे। अच्छा, मतलब मैनुअल कॉपी पेस्ट? हाँ, ये उस समय का डेटा रेप्लिकेशन या बैकअप बनाने का तरीका था, ताकि अगर एक प्रति नष्ट भी हो जाए तो ज्ञान सुरक्षित रहे। ऐसा लगता है कि अगर अचानक पूरी दुनिया नष्ट हो जाती तो सिर्फ धर्मोगंज के ज्ञान से इंसानियत को फिर से शून्य से खड़ा किया जा सकता था। ये सच है। वहां ज्ञान को संरक्षित करने का एक अलग ही जुनून था। लेकिन इतिहास का एक क्रूर नियम है। वो क्या? रोशनी जितनी तेज होती है, उसकी परछाई उतनी ही गहरी और काली होती है। यही बेहिसाब ज्ञान, यही तर्कवाद और स्वतंत्रता सरहद के पार कुछ ऐसे लोगों की आंखों में खटकने लगी थी जिनके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही विचार की जगह थी। और ये हमें नालंदा के सबसे काले अध्याय की ओर ले जाता है। और यहीं प्रवेश होता है बख्तियार खिलजी का। साल 1193 के आसपास की बात है। हाँ, एक बेहद क्रूर सिपह सालार। ऐतिहासिक दस्तावेजों और कई बाद के वृतांतों में एक बहुत ही मशहूर वाकया दर्ज है। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके सारे शाही हकीम फेल हो गए। जब मौत बिल्कुल सामने दिखने लगी तो मजबूरी में नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। देखिए, ये किस्सा इतिहास के कई गलियारों में गूंजता है। हालांकि ये एक लोकप्रिय ऐतिहासिक किंवदंती है जो बाद के ग्रंथों में मिलती है, लेकिन इसके पीछे छिपी जो मनोविज्ञान की सच्चाई है वो बहुत गहरी है। हाँ, यहाँ विज्ञान और अहंकार की पहली सीधी टक्कर होती है। खिलजी की शर्त देखिए, उसने कहा कि मैं तुम्हारी दी हुई कोई दवा नहीं खाऊंगा, मुझे ठीक करो वरना तुम्हारा सिर काट दूंगा। एक वैद्य के लिए ये कितनी अजीब और डरावनी स्थिति रही होगी। बिल्कुल। लेकिन आचार्य ने आयुर्वेद के साथ साथ मानव व्यवहार का भी गजब का खेल खेला। कहानी के अनुसार उन्होंने कुरान के पन्नों के कोनों पर एक रंगहीन और स्वाधीन दवा का लेप लगा दिया। खिलजी रोज पन्ने पलटता, उंगली को जीभ से लगाता और अनजाने में वही दवा चाट रहा था जिसे खाने से उसने मना किया था, और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। क्या? जब खिलजी की जान बच गई तो उसे आचार्य का आभारी होना चाहिए था, लेकिन उसके मन में कृतज्ञता की जगह एक गहरी जलन क्यों पैदा हुई? सच में? ऐसा क्यों? ये इंसानी मनोविज्ञान का सबसे स्याह पहलू है। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी सत्ता सिर्फ तलवार के डर पर टिकी हो, जब वो देखता है कि निहत्थे सन्यासियों के पास उससे कहीं ज्यादा उन्नत ज्ञान और तकनीक है, तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। उसे अपनी ताकत छोटे लगने लगी होगी। बिल्कुल। खिलजी को एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो कमजोर समझता है, उनका बौद्धिक स्तर उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। उसे लगा कि जिसके पास इतना ज्ञान है, जो सवाल पूछना जानता है, उसे कभी मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये सच में लोहे और विचार का युद्ध था। इस तबाही को अक्सर लोग एक युद्ध मान लेते हैं, लेकिन खिलजी का नालंदा को तबाह करना किसी बड़ी युद्ध रणनीति का हिस्सा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शासक के घायल अहंकार का बदला था। उसने उस जड़ को ही उखाड़ फेंकने का फैसला किया जहां से ये ज्ञान पैदा हो रहा था। और उसके बाद जो हुआ वो कोई युद्ध नहीं था, वो एक तरफा कत्लेआम था। नालंदा के पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे। जब खिलजी की फौज घुसी तो उन्होंने 10,000 निहत्थे भिक्षुओं और छात्रों को बेरहमी से काट डाला। फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने तबक्कात नासिरी में लिखा है कि तलवारें ऐसे चल रही थी जैसे कोई किसान खेत में फसल काटता है। ये सुन के ही रूह कांप जाती है। इंसानियत का इतना बुरा रूप। हाँ। लेकिन खिलजी सिर्फ लोगों को मारकर नहीं रुका। वो धर्मगंज गया। उसने उस 9 मंजिला लाइब्रेरी में आग लगा दी। 90 लाख से ज्यादा किताबें,
कहा जाता है कि वो आग 90 दिनों तक यानी पूरे 3 महीने तक जलती रही। एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 3 महीने तक एक इमारत का जलना, ये बताता है कि वहां ज्ञान का कितना बड़ा भंडार रहा होगा। बिल्कुल। आसपास के लोगों के वृत्तांत बताते हैं कि उन महीनों तक मगध के आसमान से काली बर्फ गिरती रही। वो दरअसल उन करोड़ों पन्नों की राख थी। काली बर्फ, ये बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। हाँ, और उस आग में सिर्फ कागज या ताड़ के पत्ते नहीं जले। आर्यभट्ट का गणित, नागार्जुन का रसायन विज्ञान, सुश्रुत की सर्जरी के रहस्य, वो सब जलकर राख हो गया, जो इंसानियत को सदियों आगे ले जा सकता था। और इसके बाद 600 सालों का एक लंबा सन्नाटा छा गया। वो जगह पूरी तरह खंडहर बन गई, लोग उससे भूतों का टीला समझने लगे। 19वीं सदी में जाकर अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने चीनी यात्री ह्वेनसांग की डायरी के नक्शों की मदद से इस जगह की खुदाई की। हाँ, ह्वेनसांग के लेख बहुत काम आए। कनिंघम ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो एक विशाल दानव के कंकाल को खोद रहा है और आज भी वहां के म्यूजियम में खुदाई में मिली जली हुई चावल की बोरियां रखी हैं, जो उस खौफनाक दिन की गवाही देती हैं। देखिए, खिलजी की असली जीत उस इमारत को गिराना या किताबों को जलाना नहीं था। तो फिर क्या थी? उसकी असली जीत थी विस्मृति, यानी किसी समाज को उसकी यादों और उसकी जड़ों से महरूम कर देना। उसने एक एक पूरी सभ्यता को उसकी पहचान से वंचित कर दिया। उस राख के बाद यूरोप रेनेसा, या जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ गया। उसने आधुनिक विज्ञान को अपनाया और भारत अपनी ही राख में अपनी खोई हुई पहचान ढूंढता रहा। लेकिन जैसा कहा जाता है ना, विचार कभी मरते नहीं हैं। बिल्कुल। वे बीज की तरह मिट्टी में सोए रहते हैं और सही मौसम का इंतजार करते हैं। और ये हमें हमारे स्रोतों के एक नए अध्याय की ओर लाता है। राख के नीचे दबी एक चिंगारी जो फिर से एक नया नालंदा बनने की राह पर है। ये आधुनिक इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक विजन रखा था। उन्होंने महसूस किया कि नालंदा को फिर से जीवित करना कोई आम सरकारी प्रोजेक्ट या कोई साधारण कॉलेज बनाने का काम नहीं है। ये एक सभ्यतागत जिम्मेदारी है। सभ्यतागत जिम्मेदारी, बहुत सही शब्द है। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि जापान, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे देश, जिनके पूर्वज कभी वहां पढ़ने आते थे, वे इसे फिर से बनाने के लिए साथ आए। और 2014 में राजगीर की उन्हीं पहाड़ियों के बीच एक नया परिसर शुरू हुआ। हाँ, ये एक नेट जीरो परिसर है। जो लोग नहीं जानते, नेट जीरो का मतलब है कि ये परिसर सौर ऊर्जा और अन्य तरीकों से अपनी जरूरत की सारी बिजली खुद बनाता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बिल्कुल। जहां कभी लाल ईंटें और दिए की रोशनी थी, वहां आज वाईफाई और डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या हमने सिर्फ कुछ नई इमारतें खड़ी कर दी हैं या हम उस पुराने माहौल को भी वापस ला पाए हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आज के इस कॉर्पोरेट एजुकेशन सिस्टम में, जहां कई बार सिर्फ सवाल पूछने को ही विद्रोह मान लिया जाता है, क्या हम सच में नालंदा के उस मूल मंत्र को अपना सकते हैं कि तर्क ही सत्य है? देखिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा और सबसे कठिन सवाल है। ईंटों की इमारतें फिर से बन सकती हैं, लेकिन किसी संस्थान की आत्मा को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतिहास हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद भी देता है। आग में 90 दिनों तक किताबें जली, लेकिन आर्यभट्ट का शून्य नहीं जला। अरे वाह, क्या बात कही है। वो शून्य अरबों के जरिए यूरोप पहुंचा और आज की कंप्यूटर बाइनरी भाषा का, हमारे स्मार्टफोन्स का आधार बना। व्यक्ति को मारा जा सकता है, पांडुलिपि को जलाया जा सकता है, लेकिन एक शक्तिशाली विचार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। वो हवा में, संस्कृति में कहीं ना कहीं बचा रहता है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटे तो एक बात साफ होती है। प्राचीन नालंदा इसलिए महान नहीं था कि उसने छात्रों को रट्टा मारना सिखाया। वो इसलिए महान था क्योंकि उसने दुनिया को करुणा यानी कंपैशन और तर्क यानी लॉजिक, इन दोनों का एक बेहतरीन संतुलन सिखाया। बिल्कुल सही। आज के इंफॉर्मेशन एज या सूचना युग को देखिए, हमारे पास डेटा का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। हाँ, हर चीज गूगल पर है। हम सब इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तर्क और जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो करुणा कहीं सूख गई है, जो नालंदा की असली पहचान थी। ज्ञान बिना करुणा के एक हथियार बन जाता है,
और यही आज के समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। और इसी मोड़ पर इस पूरे गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार है जो दिमाग में अटक सा गया है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि काश कोई उस बख्तियार खिलजी को रोक पाता, काश वो लाइब्रेरी बच जाती। लेकिन आज का बख्तियार खिलजी किसी घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर नहीं आता। बिल्कुल नहीं। आज का खतरा बहुत ज्यादा अदृश्य है और हमारे बहुत करीब है। हाँ, वो आज हमारे टीवी स्क्रीन्स में, हमारे फोन में और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में छिपा हुआ है। वो हमें लगातार ये सिखा रहा है कि जो लोग हमसे अलग विचार रखते हैं, अलग धर्म या जाति के हैं, वे हमारे दुश्मन हैं। नालंदा का वो जला हुआ खंडर हमारे लिए सिर्फ एक स्मारक नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। वो बताता है कि एक महान सभ्यता को बनने में, ज्ञान को इकट्ठा करने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन एक पागलपन का पल, नफरत की एक माचिस की तीली उसे रातों रात मिटा सकती है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज की इस डिजिटल नफरत की आग से हम अपने दिमाग के धर्मगंज को, अपने सोचने समझने की उस लाइब्रेरी को बचा पाएंगे? क्योंकि असली नालंदा ईंटों और गारे में नहीं बसता था, वो हमारे खुले दिमाग में बसता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि राजा दीवारें बनाते हैं लोगों को बाहर रखने के लिए। नालंदा ने वे दीवारें गिरा दी थीं। बिल्कुल। हमें याद रखना होगा कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं है, बल्कि मन को मुक्त करना है। सा विद्या या विमुक्ते। क्या हम उस खुलेपन को, उस निडर संवाद को अपने अंदर आज भी जिंदा रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस 90 दिन की आग से बचकर निकला है और जिसका जवाब हर इंसान को खुद खोजना होगा। Please subscribe Uncovered Files.